Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari. I welcome you all to the particular subject which is called as MDCS. So MDCS Fast Track Batch, CS Professional Group 3 Open Book New Syllabus. एंड आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 17। सो देखिए अभी तक 16 पार्ट्स हो चुके हैं। एक्चुअली जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अरे यार इतने पार्ट्स बना चुका हूँ, अभी और कितने बनाने बाकी हैं। बट आई एम श्योर जब आप देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी देखने में, क्योंकि क्या है कि पार्ट्स छोटे हैं तो जल्दी देखे जा सकते हैं आराम से, बहुत जल्दी। मतलब 17 पार्ट्स बनाने में मुझे भले बहुत दिन लगे हों, क्योंकि मुझे समय मैनेज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, सेक्शंस आपके सामने एकदम वो चीज़ आ जाती है। तो आई थिंक देखनी चीज़ें फिर आसान है एज कम्पेयर टू उसको पढ़ाना, बट दैट्स व्हाट माय जॉब इज। तो वो मैं करूँगा एंड उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अगेन हम लोग चैप्टर नंबर 3 से बातचीत स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज फेमा। अब मैं कुछ और नहीं कहूँगा, नहीं तो आपको आप बुरा मानेंगे अगर मैं फेमा के बारे में और कुछ कहूँगा। एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशन। सो आइए पार्ट 17 की शुरुआत करते हैं। आज सच में फेमा से रिलेटेड कुछ हद तक एक मामला हमारे सामने आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। एंड सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है। आप जब यहाँ पे आरबीआई की दलील सुनेंगे, आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नाउ एवरीथिंग हैज टू साइड्स, है ना। तो जो मैं यहाँ पे जो लिखा है, क्या हुआ, कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बट मेरा ये मानना है अगर मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा सो आप सिर्फ उतना ही समझ पाएंगे जितना लिखा है। सो इसीलिए मैं बहुत बार अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करके उसमें बताता हूँ कि हाँ मेरे हिसाब से ये है। बाकी वी ऑल आर फ्री टू थिंक द वे वी लाइक, बट यस जो चीज़ थोड़ा मुझे प्लस माइनस लगती है वहाँ पे मैं बोल देता हूँ। चलिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जयंती लाल एन मिस्त्री के बीच का ये मामला है। और ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से इसकी स्टार्टिंग नहीं हुई थी, ये नीचे लोअर कोर्ट से स्टार्ट हुआ था, बट करते 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। है क्या ये समझ लेते हैं। तो जो जयंती लाल एन मिस्त्री हैं, इन्होंने एक आरटीआई फाइल करी। आपने कभी आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकलवाई है कोई? कुछ और नहीं, अगर कभी आपको तो आई एम श्योर जरूरत नहीं पड़ेगी सर्टिफाइड कॉपीज की, पर अगर आपके किसी दोस्त को जरूरत पड़े तो आप उसे सजेस्ट करिएगा कि वो आरटीआई का मेथड यूज करे। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। आई थिंक उसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इसका जिक्र किया है। तो आरटीआई का पूरा प्रोसेस आईसीएसआई की वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप है, बट वो सामने उसको नहीं लिखता है, क्योंकि वही चीज़ फिर 10 रुपये में, समझ लो ना, 10 रुपये में 9 पेपर्स आप निकलवा सकते हो। और अगर किसी ने 9 पेपर्स दिए और आईसीएसआई के मेथड से वो निकलवाता है, सो आई थिंक इफ द कॉस्ट लेट्स से व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, बट अगर 500 रुपये के आसपास की कॉस्ट है तो 4500 रुपये और कहाँ 10 रुपये, लाइक लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उसका यूज करिए। आरटीआई मेरे आपके लिए, एक आम इंसान के लिए बनाया गया है। तो जयंती लाल ने एक आरटीआई में एप्लीकेशन दाखिल करी कि उन्हें ये चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा, बट प्राइमरली वो ये जानना चाहते हैं कि आरबीआई जो है उसने कितने बैंक्स का ऑडिट कंडक्ट किया, कितने बैंक्स में फेमा के वायलेशंस निकले, एंड कौन है जो टॉप ऑफेंडर्स हैं, यानी ऐसे कौन से बड़े कॉरपोरेट्स हैं एंड यू नो और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक्सेट्रा, जिन्होंने बैंकों का पैसा लिया और वापस नहीं किया, वो अमाउंट कितना है, किस बैंक से कितना लिया। ये कुछ बातें हैं और भी हम देखेंगे जो वो जानना चाहते हैं आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई के थ्रू। नाउ आरटीआई इज द राइट एंड द पावर ऑफ एवरी पर्सन। कुछ ही चीजें हैं जो आरटीआई में एक्सक्लूड हैं स्पेसिफिकली, पर एक सेक्शन आरटीआई में है जो पूरी कहानी बदल सकता है, दैट इज सेक्शन 8, जिसका रेफरेंस यहाँ पे भी दिया गया है। तो जब जयंती लाल ने आरटीआई के जरिए ये सब चीज़ें मांगी, आरटीआई ने आरबीआई को भेजा कि इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसा ऐसा भाई आया है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने मना कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। कहते क्यों नहीं दे सकते सर? तो कहते हैं सेक्शन 8 के हिसाब से। अब सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 आरटीआई का अगर आप पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली एग्जामेशन के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आरटीआई के पर्सपेक्टिव से बाहर है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया इंडिया की इंटीग्रिटी, यू नो, रेपुटेशन, हार्मनी, पीस, इन सब चीज़ों से जुड़ी हो, कोई इंटरनल अफेयर्स का मामला हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल हो। मतलब जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं आप उसको कहीं रोक नहीं सकते। दे आर वेरी फार एंड वाइड वर्ड। जैसे कि आरबीआई ने इसका यू नो रेफरेंस ले लिया। आरबीआई ने कहा हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा भाई क्यों? कहते हैं आरबीआई कहता है सेक्शन 8 के हिसाब से हम बाउंड नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आरबीआई का सिंपल वर्ड्स में ये भी कहना था उस सेक्शन के साथ साथ कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन बाहर दे दी तो इससे मतलब लोगों की बदनामी होगी। अब सोचिए आरबीआई यहाँ पे ये कर रहा है, उन लोगों को बचा रहा है बेसिकली।
जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया है, मतलब आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन रहेगा, बट अगर आप भी सोचें तो क्या इस पीछे इस बात के कोई लॉजिकल रीजन आप समझते हैं कि जिसने डिफॉल्ट किया उसका नाम बाहर आ जाएगा तो बदनामी होगी? मैं कहता हूँ बदनामी तो उसकी होगी ही होगी, साथ में बैंकों की भी होगी। होगी कि नहीं होगी? मीडिया में अभी पता नहीं बात होगी नहीं होगी आजकल, बट अगर मीडिया में बात होगी, पेपर्स में छपेगा तो लोग बातचीत करनी स्टार्ट करेंगे एंड देयर आफ्टर उन्हें पता चलेगा कैसे है क्या है। पर आरबीआई ने कहा हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो इसी को लेके अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनी और समझी, और आरबीआई ने साथ में ये भी कहा, आरबीआई बोलता है कि हम भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फिर सुनवाई शुरू हुई। तो आरबीआई ने कहा कि सर हम तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है हमारा बैंकों के साथ, जितने भी ये बैंक्स हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। यानी आरबीआई जो है वो कहता है कि हमारा बैंकों पे विश्वास है और बैंकों का आरबीआई पे विश्वास है, तो हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में दे के या पब्लिकली पब्लिश करके। ऐसे ऐसे तमाम बातें जो है वो आरबीआई कहता है। मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ें ही बता रहा हूँ जिस केस के अंदर ही लिखी हैं, और थोड़ा सा भी पढ़ाऊंगा भी, बट आप मेरी बात सुन के आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या-क्या बातें लिखी गई हैं। तो इस तरीके की बातें आरबीआई कहता है। तो उस चीज़ को लेके जयंती लाल और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि आरबीआई अगर इस तरीके के रीज़न्स देता है, जो कि वो ब्लॉक कह दे कि सेक्शन 8 में एग्ज़ेम्पशन है और फलाना है और कुछ भी है, तो इससे रादर देन कोई पब्लिक में ट्रस्ट बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़े आरबीआई की तरफ, बल्कि एक डिसट्रस्ट का माहौल बनेगा। समझ रहे हैं आप? एक ऐसी चीज़ बनेगी लोगों के माइंड में, शायद जैसे आप शायद अभी सोच रहे हैं कि जब आरबीआई खुद बचाना चाह रहा है ऑफेंडर्स को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ लिखा है कि आरबीआई जो है वो खुद बचाना चाह रहा है, बिकॉज़ आरबीआई के पास और क्या रीज़न है किसी चीज़ को ना डिस्क्लोज़ करने के? आरबीआई ने तो घोटाला किया नहीं है। तो जिन्होंने किया है और जिन बैंक से किया है, जो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, चलिए सरकारी को ले लीजिए सबसे पहले, तो मुझे बताइए सरकारी बैंक जो हैं वो सरकार के हैं ना बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप उसे कहते हैं, पीएसयू कहते हैं। तो जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उस पे मेरा, आपका, हम सभी का इक्वल राइट है, उसकी ओनरशिप, तभी तो सरकारी उसको कहा जाता है, बिकॉज़ दैट बिलॉन्ग्स टू ईच एंड एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फ्यू इंडिविजुअल्स, ऐसा ही तो होता है। तो इन दैट केस तो बिल्कुल वो चीज़ें बतानी ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जिस तरीके से आरबीआई यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, उस तरीके से और कुछ हो या ना हो, जो मैंने अभी आपसे कहा कि एक डिसट्रस्ट का माहौल और ज़्यादा बढ़ेगा टुवर्ड्स आरबीआई, एंड डेफिनिटली ये चीज़ जो है वो इकोनॉमी को, अगर आरबीआई सोच रहा है कि नुकसान पहुँचाएगी, अगर आरबीआई बताता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आरबीआई छुपाता है तो डेफिनिटली ये चीज़ें और ज़्यादा नुकसान लेके आ सकती हैं। तो पूरी सुनने और समझने के बाद ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आरबीआई वो नाम नहीं छुपा सकता, आरबीआई को वो नाम पब्लिश करने होंगे। पर वो दिन है 2015 का, और जब आप देख रहे हैं 2021 में बहुत कुछ सामने आ चुका है, और पता नहीं अभी और कुछ है या नहीं, बट काफ़ी चीज़ें उसके बाद सामने आई हैं। पर उसके बाद भी तो ये सब चीज़ें तो एक आई सपोज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोन के डिफ़ॉल्ट हैं, अगर आप जनरल तौर पे देखें, सो इट इज़ नॉट यू नो अ स्पेसिफिक इवेंट जो सिर्फ 1 महीने में ही होते हैं। इसके बाद तमाम चीज़ें आई होंगी, और आप ये देखिए कि इस चीज़ के लिए जयंती लाल हिम्मत वाले रहे होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए और फिर अपने फ़ेवर में फ़ैसला लिया, सच के लिए लड़े, तो जाके वो पा पाते हैं जिसमें उनका शायद कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक आरटीआई फाइल करने का और ये निकलवाने का कि कितना किसका ड्यू है और क्या है इसमें, कि इंडिविजुअल का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यही बात जो है वो खैर यहाँ पे करी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जयंती लाल के फेवर में डिसीजन दिया, यानी ये जो आरबीआई की सो कॉल्ड एज अपील थी, सोचिए लोअर कोर्ट्स ने, क्योंकि जयंती लाल के फेवर में डिसीजन दिया, और यहाँ पे आप ये भी पाएंगे कि आरबीआई जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, तमाम लोअर हाई कोर्ट्स में जा चुका, वेरियस स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में आरबीआई गया था इस चीज पे रोक लगवाने के लिए। पर फिर सुप्रीम कोर्ट तो इज सुप्रीम कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो उन्होंने ये फैसला दे दिया और आरबीआई की अपील को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया, और ये कह दिया कि आरबीआई को इंफॉर्मेशन सार्वजनिक, विच इज पब्लिकली अवेलेबल, करानी होगी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग बात, और आप बताइए, आप, एक सिंपल बच्चे डरते हैं, कहते हैं कि आईसीएसआई की अगर हम आरटीआई फाइल कर देंगे तो कहीं हमारा आगे का रिजल्ट तो खराब नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो कि लीगली अलाउड है, तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे विश्वास रखें, आप ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लोग गलत काम करके नहीं डरते, हम लोग सही में डर जाते हैं, बताओ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 8 एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था,
So informant ask information as to investigation, audit, bad debts. क्या गलत पूछ लिया उसने? FEMA violation, etc. of various banks from RBI. RBI refused to furnish the same on the ground of the information obtained from these banks on, जो मैंने कहा था, fiduciary. RBI कहता है कि भाई सारे बैंक को हमारे पे विश्वास है और हमें बैंक्स पे विश्वास है, so it is a fiduciary trustworthy relationship और हम ब्रीच नहीं कर सकते, हम उनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। बट सवाल है क्यों नहीं दे सकते? पब्लिक के पैसे से ही टैक्स कलेक्ट होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये क्यों नहीं दिया जा सकता? तो उसी को लेके बात यहाँ तक पहुँची और सुप्रीम कोर्ट ने जयंती लाल का पक्ष जो है उसको सही माना और डेफिनेटली उनके फेवर में जजमेंट दिया। आइए थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन जो थी वो जयंती लाल जी ने आरबीआई से मांगी थी। जयंती लाल जी कहते हैं आरबीआई को कि डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ पर्टेनिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट कैरिड आउट बाय आरबीआई, डिटेल ऑफ पास्ट 20 इयर्स विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव बैंक। तो जो भी आरबीआई ने ऑडिट वगैरह किया है पिछले 20 साल का, उसका हिसाब किताब मांगा। देखो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है 20 साल बहुत ज़्यादा हो, शायद, वैसे तो क्या आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड है तो हो सकता है, फिर भी चले 20 साल ज़्यादा है, बट आरबीआई कुछ थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे ही सकता था, वो भी उसने देने से मना कर दी। Details of the report sent by RBI to the finance minister with respect to FEMA violation committed by several banks. Details of inspection report of Apex cooperative banks. Details of the loan taken by कौन? Industrialists that have not repaid and has asked about the name of top defaulters who have not repaid the loan to पब्लिक सेक्टर बैंक। भाई सरकार, पब्लिक सेक्टर बैंक तो आम इंसान जो टैक्स देता है उसके बेसिस पे चलती है, उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है इस चीज़ के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांग सकता और तो कुछ नहीं वो कर रहा, इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं। मतलब आप ये ना सोचें कि सर जो है वो बड़ा प्रो हो रहे हैं या अगेंस्ट हो रहे हैं, मैं किसी के प्रो और अगेंस्ट नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो आम आदमी का हक है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट में कौन है नहीं है, यहाँ पे लड़ाई आरबीआई से है। तो और मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, कभी समय मिले तो ज़रूर एक बुक पढ़िएगा, मेरी अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट है तो, जो आई एम श्योर होगी, तो वो पढ़िएगा। एक आरबीआई की आरबीआई के गवर्नर ने बुक लिखी है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, ओवरड्राफ्ट करके, पढ़िएगा उसको और देखिएगा कि इंसॉल्वेंसी कोड जिस पे आज इतनी बातचीत होती है वो क्या था और जब वो इम्प्लीमेंट 2016 में किया गया तो वो क्या रह गया, मतलब इसके बारे में तमाम बातें वहाँ पे बड़े खुल के लिखी गई हैं। बट सवाल यही है कि फिर पढ़ेगा कोई तभी तो सवाल पूछेगा ना उस बारे में, जब पढ़ेगा नहीं तो क्या सवाल पूछेगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द शो कॉज नोटिस एंड द फाइन imposed by RBI on various bank. RBI has refused to provide requested information on the ground. तो आरबीआई ने कितना किस बैंक को फाइन लगाया, आरबीआई ये भी नहीं बताना चाहता। तो आरबीआई has refused to provide requested information on the ground that they are exempted from disclosures and the applicants moved CIC। CIC अभी हम देखेंगे क्या है। In got orders in the favor of them which are being challenged by RBI। देखो क्या लिखा है, in various, हो गई ना मेरी एक एक बात जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना, आप कभी भी उसको लाइटली मत लेना, ये मत सोचना कि सर ओवर बोल रहे हैं या अंडर बोल रहे हैं। मैं आपको इसलिए, आई एम श्योर आप ऐसा नहीं सोच रहे होगे, इतने सारे पार्ट्स, इतने सारी क्लासेस अब मेरी देख चुके हैं आप, बट फिर भी मैं एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ उसको सीरियसली लें, क्योंकि मैं अननेसेसरी बात यहाँ पे कोई करता नहीं, आपके समय की कदर करता हूँ। तो इसलिए वही वेरियस कोड, आरबीआई पिलर टू पोस्ट, यहाँ से वहां सब जगह चला गया पर उसको कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ इसीलिए कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। क्या है ऐसा जो वो डर रहा है? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वो सामने से अगर ये कहता कि तो अगर आरबीआई खुद ही इन्फॉर्मेशन दे देता तो शायद ये नौबत ना आती। तो कहते हैं अल्टीमेटली ऑल दीज अपील वर ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट, जो आपने देख ही लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर है वो आरबीआई के अगेंस्ट पास किया। अगेंस्ट इन द सेंस यही कहा कि आरबीआई को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यही रीजन सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जिसमें से फिर से आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। अब देखिए किस वर्ड्स में आरबीआई के जो एलिगेशंस हैं या आरबीआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिड्यूशरी एक्सेट्रा क्या कह के सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है। कहते हैं बेसलेस एंड अनसस्टेनेबल, इससे ज्यादा और क्या खराब वर्ड्स हो सकते हैं। Argument of RBI that disclosure would hurt the economic interests of the country is totally misconvinced. In the impugned order, the CIC has given several reasons to state why the disclosure of the information sought by respondent would hugely serve public interest, and non-disclosure would be significantly detrimental to the public interest and not in the economic interest of India. RBI argument that if people who are sovereign are made aware of the irregularity being committed by banks, then the country economic security would be endangered, and is only not only absurd but is equally misconceived and baseless. तो आरबीआई का भी ये कहना है कि
अगर हम बताएंगे सारे नाम तो ये मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा पूरी जगह जो है वो आरबीआई की, बैंक्स की, एक्सेट्रा। मतलब एक तरीके से क्वेश्चनिंग होने लगेगी, सब लोग इसके सवाल पूछने लगेंगे, जो कि डेफिनेटली इंडिया की छवि, इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ये आरबीआई का कहना है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे आगे खुद ही सोचें। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा और। तो कहते हैं कि इवन इफ वी आर टू कंसिडर दैट आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेयर अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो आरबीआई बहुत समय से कह रहा है, सेक्शन 2 would still make the information shared between them to be accessible by public. The facts reveal that banks are trying, क्या लिखा है, banks are trying to cover up their underhand actions, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं उस पर। दे आर इवन मोर लाइबल टू सब्जेक्ट, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बल्कि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक की तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब अगर आप पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी से ट्रांसपेरेंसी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर प्राइवेट वालों को तो भूल ही जाइए। वो तो कहेंगे भाई हमारा बिजनेस हम जैसे मर्जी चलाएं, और जबकि सरकारी तो फिर सबकी है, जो मैंने अभी कहा। So subject to public scrutiny, we have surmised that many financial institutions have resorted to such acts which are neither clean nor transparent. The RBI in association with them has been trying to cover up their acts for public scrutiny. अब इससे कड़ी, इससे स्ट्रॉन्ग मैं कह सकता हूँ, और क्या वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं किसी भी केस के अंदर, आप खुद ही सोच सकते हैं। It is responsibility of RBI to take rigid action against those banks who have been practicing disreputable business practice. तो ये सारी बात सुनने और समझने के बाद अब आप जान ही चुके हैं, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया कि जो आरबीआई है उसको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही होगी, और उसके बस इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी है, बाकी तो फिर जो होगा वो होगा। इन्फॉर्मेशन ही तो बतानी है। आरबीआई ने थोड़ा फ्रॉड किया है, ये तो बात ही नहीं हो रही, फ्रॉड तो बैंक की तरफ से हुआ है ना। फिर कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे क्या गलत है, प्लस माइनस है, दैट इज समथिंग अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पर आई थिंक अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी। ठीक है जी, चलिए अब बातचीत करते हैं सेकंड केस लॉ के बारे में, दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। दिस इज अ केस लॉ दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन 16th of the December 2015. गौतम कुंडू एप्लेंट है वर्सेस मनोज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर डीओई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये मामला है। एंड ये जो केस है ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए आपने सुना होगा, उसके सेक्शन से इंस्पायर्ड है। और साथ साथ बेल की डिमांड जो है वो गौतम की तरफ से करी जा रही है, पर उनको बेल नहीं मिली है ना। हाई कोर्ट भी उनकी बेल रिजेक्ट कर चुका है, और अब समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि बेल हम नहीं दे सकते। बट पूरा मामला क्या है, क्योंकि इतने से तो बात खत्म नहीं होगी, पूरा मामला है क्या, कैसे और कौन से सेक्शंस को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है, आइए देख लेते हैं। So it says Prevention of Money Laundering Act 2002 read with the CRPC 1973 and SEBI Act 1992। तो तीन एक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, PMLA, then CRPC and SEBI। ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है इस बारे में कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी लायबल होगा, उसको भी सजा मिलेगी। तो वैसा है कि जरूरी नहीं कि आपने ब्लैक से वाइट करा आपने ही हो, बट अगर आप उस पूरे प्रोसेस में, आपने मतलब जनरली बोल रहा हूँ, तो अगर आप उस मैं आप हमें से कोई भी या कोई और उस पूरे प्रोसेस में भी कहीं इन्वॉल्व है और जानबूझ के ये ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक कुछ भी मतलब ये कर रहा है जो गलत है, तो डेफिनेटली इन दैट केस ये सजा होगी, और वो सजा जो है वो सेक्शन 3 के प्रोविजंस के हिसाब से बताई जाएगी। बेल शॉर्ट, बेल तो आपको पता ही है, अंडर सेक्शन 439 ऑफ द सीआरपीसी एपेलेंट फ्लोटिंग एज मेनी एज 27 कंपनीज। बहुत कम है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर गवर्नमेंट सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करने पे आ जाए ना, मैंने एक सवाल पता नहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, लोकसभा राज्यसभा का तो नाम सुना होगा ना, वहाँ पे क्वेश्चन आर होता है। तो मेरी क्या आदत है थोड़ा सा कि मैं मतलब बहुत अदरवाइज नहीं एक्टिव हूँ, बट इन चीज़ों को लेके मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। इन पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, बट पता नहीं कैसे मैं लैंड अप कर जाता हूँ ऐसी जगहों पे। तो एक दिन मैं चला गया ऐसी राज्यसभा वगैरह की वेबसाइट पर, लोकसभा, तो वहाँ पे मैंने देखा कंपनी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से टैब में कि क्या क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं एक दूसरे से, पता तो चले भाई। तो तमाम क्वेश्चंस थे, मतलब आप कोविड के समय अगर ये देखना चाहते हैं कितने बिजनेस बंद, कितनी नई कंपनीज, पूरा ऑथेंटिक डेटा चाहते हैं जो गवर्नमेंट का है। अब कितना ऑथेंटिक है हम वो तो नहीं कह सकते, बट जो वो पब्लिकली दे रहे हैं हम यही मान के चलेंगे कि वो सही है, क्योंकि वही सोर्स है हमारे पास। तो वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने बहुत बार अपने व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस लगाए हैं। तो मैंने ये भी देखा वहाँ पे कि क्या कंपनी सेक्रेटरी को लेके कुछ है, तो
अनुराग ठाकुर का नाम सुना है, जो हर आईसीएसआई के फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल्स कह दो या सेशंस आप कह दीजिए, वहां पे आपको दिख ही जाएंगे, है ना। तो अनुराग ठाकुर ने ये जवाब दिया सेशन के अंदर ये जवाब दिया कंपनी सेक्रेटरी को लेकर, ध्यान से सुनना। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, जिसको सो कॉल्ड एज बढ़ा के आपने 10 करोड़, पहले 5 थी ना पेड अप शेयर कैपिटल, फिर हंगामा हुआ 2020 के स्टार्टिंग में, जनवरी ये वो, तो बढ़ा के पता होगा आपको कि अब वो 10 करोड़ हो गई है ना। सो एवरी कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ एंड अबव, उसको सीएस रखना है, जो कि पहले 5 था, सीधा 10 कर दिया। ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि ऐसी क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका, और ये सच है, 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, बट उनकी उन्होंने सीएस अपॉइंट नहीं कर रखा। नेम लेंडिंग समझते हैं क्या है, जो कभी आपको नहीं करनी है, वो उन्होंने कर रखा है। नेम लेंडिंग क्या है कि मेरे पास सीएस का नंबर है, अभी मैं क्या है कि मैं अपना पापा का बिजनेस कर रहा हूँ या और भी कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपना मेंबरशिप नंबर दे दिया और कंपनी ने फॉर्म फाइल कर दिया कि मैं वहाँ पे सीएस की तरीके से अपॉइंटेड हूँ, जबकि मैं अपॉइंटेड नहीं हूँ। सिर्फ उनको क्योंकि कंप्लायंस फुलफिल करना है, तो इसके बदले वो हर महीने 15-20 हज़ार या जैसे जिसका हिसाब बनता है वैसे वो देते रहते हैं। तो उससे शायद एक इंसान की तो कुछ इनकम हो जाती है, बट दिस इज अ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और पकड़ लिया जाता है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे और जाते ही होंगे। तो आपकी मेंबरशिप चली ही जाएगी, ये मान के चलिए, क्योंकि एक तरफ कोई ऐसा बच्चा है, चाहे आप देखिए अपने आप को स्टूडेंट के तरीके से मेंबर बनेंगे, जो नौकरी करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, उसको हार्ड वर्क वो करना चाहता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, और कहीं बंदा कोई घर बैठे बैठे इलीगली हुआ ये तरीके से ऐसे इनकम ले रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो उनसे सवाल पूछा खैर कि आपके पास क्या कोई लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका 10 करोड़ से ज्यादा है। ये है क्वेश्चन, में झूठ नहीं बोल रहा। तो कहते नहीं हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, ये सेशन की बात है, कहते हैं कि हाँ हमारी नॉलेज में तो ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा जो कंपनीज हैं, मतलब 10 करोड़ से पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा वाली जो कंपनीज है उसके अंदर सीएस होना चाहिए। बट कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी एक पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए तो 1 मिनट का काम है पता लगाना, बट बताया नहीं। तो कहते हैं कि ये हम डेटा हमारे पास नहीं है। अब सोच लीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। तो 27 कंपनी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो 27 क्या, आप अगर किसी दोस्त अपने पूछेंगे, किसी सीनियर से पूछेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर विश्वास कर सकते हैं। कम से कम 70-80 तो ऐसे ही कंपनीज होती हैं बड़ी, जैसे आप सोचते हैं, मैंने पहले भी बताया था, टाटा है, रिलायंस है, ये मत सोचिए कि यहाँ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। इसके अंदर भी नाम ही आपको एक दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप सब्सिडरी देखने जाएंगे ना, इसकी इसकी वो उसकी ये, शायद इसीलिए लेयरिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा, वो आया है। तो यहाँ पे खैर भाई साहब जो है गौतम जी जो है, गौतम कुंडू, उन्होंने 27 कंपनीज जो है वो फ्लोट कर रखी हैं। और कंपनी करती क्या है, पैसा इधर का उधर। मनी कलेक्टेड देखो लिखा है, थ्रू फ्रंट कंपनी रूटेड थ्रू दीज कंपनीज वेदर एप्पल एंटाइटल टू बेल हेल्ड अस नो। तो यहाँ पे जब मैं ये केस पढ़ रहा था अपने आप, आपको पढ़ाने से पहले, जब जैसे ही मेरे सामने ये नाम आया ना कि ये जो कंपनी है जिसमें गौतम है, जिसके वो सो कॉल्ड एज ऑफिस होल्डर है, उस कंपनी का नाम रोज वैली रियल एस्टेट है, मैं समझ गया यहाँ पे तो पक्का गड़बड़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि रियल एस्टेट वाले, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा ही करता है, बट जनरली ऐसा देखने को मिलता है। ये पैसा घुमाते हैं, तभी तो समय पे बिल्डर्स जो है प्लॉट वगैरह नहीं दे पाते, बहुत सारे बिल्डर्स, क्योंकि पैसा लिया किसी प्रोजेक्ट के लिए लोगों से, अब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा ही कंप्लीट किया दिखाने के लिए, और वो पैसा जो बाकी था वो किसी दूसरी जगह पे जमीन खरीद ली और वहां प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसकी बुकिंग लेने लग गए। फिर वहां पे लोगों ने बुक कराया तो थोड़ा पैसा इधर दे दिया पहले प्रोजेक्ट में, थोड़ा इधर काम आगे बढ़ाया, यही होता रहता है। तो अब यहाँ पे जो गौतम है, उनको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट की तरफ से ये हो गया कि भाई बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पैसा कलेक्ट किया है। और यहाँ पे जो बात करी गई है वो डिबेंचर्स के तरीके से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट मोड से, उसके जरिए पैसा कलेक्ट किया है। नो डाउट वहाँ पे सेबी की जो गाइडलाइंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है, उसको फॉलो तो किया गया है, पर जो एलिगेशन है वो ये है कि इन्होंने पैसा जो है वो रूट करने की कोशिश करी है, कलेक्ट एक कंपनी से किया है और फिर उसको रूट करके अलग अलग कंपनीज में भेजा है फॉर टैक्स इवेजन पर्पस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको लेके अब ये जो मामला है, जैसे कि आपने देखा, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और जो मिस्टर गौतम है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बेल दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखिए, पहली बात तो आप 27 कंपनी चला रहे हैं, जो कि कम नहीं होती, और ये भी तमाम एविडेंस हैं, आरबीआई की तरफ से भी एविडेंस, यहाँ पे आरबीआई ने एविडेंस दिए हैं, जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से सब कुछ किया है ना, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर एजेंसीज। और वो भी इसी कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है, ब्लैक मनी का चल रहा है हिसाब किताब।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है हम कुछ अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते। और जहां तक ये सवाल है गौतम का कि उनको बेल दे दी जाए जिसलिए वो यहाँ पे आए हैं, तो कहते हैं कि इसका जो फैसला है वो भी हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, क्योंकि गौतम कहते हैं कि जो भी उन पे इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। हिंदी में, इंग्लिश में वो एलिगेशन बेसलेस हैं, वो उनमें कोई दम ही नहीं है, इट हैज नो स्ट्रेंथ एट ऑल, जो भी है वो चीज़ झूठी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, बट वो मामला अभी क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जब तक कोई चीज़ पेंडिंग है आप उसके अगेंस्ट अपील तो फाइल कर नहीं सकते। तो जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता फिलहाल बेल नहीं मिल सकती, और जहां तक पहली बात नहीं मिल सकती फिलहाल के लिए, जहां तक ये मामला है कि भाई जो मेरे पे एलिगेशंस लगे हैं वो झूठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसकी जांच हाई कोर्ट में चल रही है, जैसे ही कोई सामने चीज आएगी तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि ये ठीक है कि सीआरपीसी का भी आप देखिए, क्योंकि बेल वगैरह की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी को मिलाना उसमें जरूरी है। उसमें एक सेक्शन है जिसका रेफरेंस यहाँ पे देते हुए एग्जेम्पशन की भी बात सामने रखी गई है। तो कहते हैं वहाँ पे एक सेक्शन है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि मैं अगर आपको सेक्शन बताऊं तो इट सेज सेक्शन 45 है ऑफ द पीएमएलए अलोंग विद सेक्शन 439 ऑफ द सीआरपीसी। तो कहते हैं कि ऐसा है एक सेक्शन जो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो एक विमेन है या उसकी तबीयत खराब है या इनफर्म है, मतलब मेंटली स्टेबल एक्सेट्रा नहीं है, तो उसको बेल दी जा सकती है ऐसे केसेस के अंदर भी। बट वही है, पहले कुछ प्रूफ तो हो जाए, क्योंकि इस केस में जो हम देख रहे हैं किसी भी तरीके से पूरी जो भी बातचीत हमारे सामने लिखी गई है, कहीं नहीं लिखा कि जो मिस्टर गौतम है उनको किसी भी तरीके से, नाम से तो समझ आ रहा है कि ही इज नॉट अ वुमेन। जहाँ तक बात होती है उस पर्सपेक्टिव को लेके, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया नाम से कि गौतम नाम है, सो इन दैट केस वो वुमेन तो नहीं है। तो जहाँ तक बात है सिक यानी बीमार होने की या मेंटल इंस्टेबिलिटी की, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शंस हैं इन चीज़ों को लेके, जहाँ पे अगर किसी ने कुछ गलत भी किया इन टर्म्स ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा तो उसको बेल मिल सकती है। वो ये समझाते हुए कह रहे हैं कि ये प्रोविजंस अवेलेबल हैं, बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है। और अगर ऐसे होने लगा कि एक कोर्ट जो है वो किसी चीज़ को देख रहा है, दूसरे ने डिसीजन दे दिया, तो आप मुझे बताइए कि एक कोर्ट की अपनी भी तो कुछ इमेज है, तो फिर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही कर ले अगर ऐसे ही करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी ऐसे कोई डिसीजंस नहीं दिए जाते जो कि अनरेस्ट लेके आए लोगों में, क्योंकि आई एम श्योर मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है और फिर से यूज़ करता हूँ। एक चीज़ होती है कॉल्ड एज प्रीसीडेंट्स, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो दूसरे कोर्ट्स के लिए एक एक गाइडिंग सोर्स बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ऑप्शंस हैं, बट फिलहाल क्योंकि मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, तो हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बट जो पूरा का पूरा केस है सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको सुन के तो ये लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा आपसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वी हैव फर्दर नोटेड दैट द हाई कोर्ट एट द टाइम ऑफ रिफ्यूजिंग द बेल duly consider the fact and further consideration of the statement of the assistant general manager RBI, जिसको मैं बोल रहा था ऊपर अभी, seizure list, statement of directors Rose Valley, statement of office bearers of Rose Valley, स्टेटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, स्टेटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने बेल रिफ्यूज करी है तो अपनी मर्जी से बस कर दी कि नहीं कुछ भी पर्सनल है या बस कि नहीं देंगे बेल। कहते हैं कि पूरे एविडेंस उनके पास हैं और इसी वजह से बेल नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ऑफेंस हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े नेचर का है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस चीज़ के अंदर कोई खास इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बेल ना देने का वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई बदलाव हम फिलहाल के लिए नहीं कर सकते। चलिए बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। सो दिस इज नाउ द केस लॉ दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन द 17th ऑफ दिसंबर 2015, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस अनुज कुमार त्यागी। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है और एक लोन से डिफॉल्ट रिलेटेड मामला है जो आपके सामने अब रखा गया है। सो इट सेज लिमिटेशन एक्ट 1963, आई एम श्योर क्योंकि इसी के ऊपर बातचीत नीचे करी गई है, तो 2 मिनट पहले इसी को एक बार रिफ्रेश कर लें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में शायद आपने इसको पढ़ा होगा और आई एम श्योर आपको याद भी होगा। नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो देखिए लिमिटेशन एक्ट में क्या है कि हर चीज़ का कुछ एक टाइम पीरियड बांधा गया है, तो हर चीज़ एक जैसी नहीं है क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हो सकते हैं, तो इसलिए हर चीज़ का अलग अलग समय है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट, अगर आप उस समय के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है 2 साल 6 महीने वट उस समय के अंदर अगर फैसला नहीं लेते, उस समय के अंदर केस नहीं फाइल करते, लीगल एक्शन नहीं फाइल करते, तो एक आपने बहुत कॉमन सी लाइन सुनी होगी शायद, सूट बार्ड बाय लिमिटेशन, है ना, वो हो जाता है, यानी अपना जो लीगल राइट है वही आप खो देते हैं।
अगर आप लिमिटेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा और याद करेंगे तो आई एम श्योर आपको एक चीज़ याद आएगी कि वहाँ पे जो ये रीज़न है हर चीज़ में लिमिटेशन लगाने का, वो यही है कि लॉ इज़ ओनली फॉर दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स। सो लॉ सिर्फ उन लोगों के बारे में है जो कि अपने राइट्स के बारे में जागरूक हैं। तो जो लोग अपने राइट्स पे सो रहे हैं, सोते रहते हैं साल भर और कभी भी एकदम से उठ के आते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट कहता है कि हम उनकी बात अब नहीं सुनेंगे। उन्हें समय से आना चाहिए था, क्योंकि जिसका कोई नुकसान हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर किसी और को भी क्या मतलब है, जिसका नुकसान हो रहा है उसको सामने आना ही चाहिए था। तो खैर, लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 3 रेड विद आर्टिकल 55 एंड 113, जो कि दोनों ही ये बात करते हैं, आर्टिकल 55 एंड 113, कि किस तरीके से अगर डिफ़ॉल्ट होता है, यानी अगर कोई पैसे का कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिफ़ॉल्ट है पैसे लेन-देन का, तो वो किस तरीके से डील आउट किया जाएगा। Grant of vehicle loan, borrower failing to pay EMI, suit filed by bank, trial court dismissed the suit as time barred without appreciating Articles 55, whether rejection of the suit tenable held as no. अब आप पहले मेरी बात एक बार सुन लीजिए कि मामला है क्या, और उसके बारे में बातचीत फिर हम आगे करते हैं। तो मुझे बात बताइए कि जैसे हम ये कहते हैं कि भाई लोन लिया है किसी ने, आपने, मैंने, किसी ने भी, लेने ही पड़ते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं, अदरवाइज भी बहुत बार लोन लेने पड़ते हैं। तो अगर कोई लोन लेता है तो ऑब्वियसली इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसको ये वापस करना ही होता है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके सामने बात रखी थी कि अगर आप देखें लोन का जो लोन अग्रीमेंट बैंक देता है, वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके वो हाथ, हिंदी में कहते हैं जो हैंड्स है, वो ख़त्म ही कर देता है। मतलब आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। मतलब आपने पैसा क्या बैंक से लिया, आपने एक तरीके से बैंक की हाँ में हाँ मिला ली, भले गलत है भले सही है, सब कुछ आपने साइन कर दिया। कुछ आप कहेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में वही एग्रीमेंट दिखा देंगे, देखिए इन्होंने साइन किया हुआ, और जो सिग्नेचर्स हैं डेफिनेटली फिर वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो मामला है वो अनुज कुमार त्यागी जी के साथ है। इन्होंने कुछ 3 साढ़े 3 लाख रुपए, टू बी वेरी प्रिसाइज 3,28,000 रुपए का जो लोन है वो आईसीआईसीआई बैंक से लिया है, और उसके बदले इन्होंने एक टाटा इंडिका जो गाड़ी है वो खरीदी थी, ठीक है। और उसमें ये अग्रीड हुआ था कि कुछ 7,500 की इनकी ईएमआई बनेगी, और 60 महीने विच इज़ 5 ईयर्स के लिए इनको ये पैसा देना पड़ेगा, तो इनका लोन रीपे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात थी। ऐसा ही हुआ, शुरू शुरू में तो इन्होंने जो पैसे बनते थे, जो भी ईएमआई थी वो दी, और उसके बाद ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया, तो जो अकाउंट था वो इर्रेगुलर सा होना शुरू हो गया। सवाल आपके दिमाग में शायद आए या कुछ देर में आए या पता नहीं ना भी आए, कि मैंने अभी बोला कि आईसीआईसीआई बैंक ने अनुज को लोन दिया, बट अगर आप देखेंगे ऊपर तो लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक ने केस फाइल किया। तो ये भाई, तो ये तो दो अलग अलग बातें हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कोटक महिंद्रा कहाँ से आ गया बीच में? तो आपको पता होगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह का सुना होगा आपने। तो यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने लोन किसी को बेच दिया था, किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो लोन आगे बेच देती है कोटक महिंद्रा बैंक को। तो यानी जो भी राइट आईसीआईसीआई बैंक के थे वो सारे के सारे उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और क्योंकि उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोटक महिंद्रा को ये लोन बेच दिया है, तो ये अब सारे राइट्स कोटक महिंद्रा के हो गए, रिकवरी के जो राइट्स हैं लीगल तौर पे वो हो गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब जब तमाम कोशिश वगैरह करी गई बट फिर भी अनुज ने पैसे नहीं दिए, तो उनका ये कहना था कि भई अब हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, केस फाइल कर दिया। जब ये केस फाइल हुआ, अब ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, बट लोअर कोर्ट से ये बातचीत शुरू हुई। तो अनुज ने कोर्ट में जाके ये कह दिया कि ये जो केस अब कोटक महिंद्रा ने हम पे किया है, ये तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भई ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है। क्योंकि अनुज का ये कहना था कि उन्होंने जो डिफ़ॉल्ट किया है वो 2008 में किया है ना? और 2008 से वो पैसा नहीं दे रहे हैं, और जो केस फाइल किया गया है वो कुछ 2012 में किया गया है। तो ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, इतने समय बाद केस फाइल किया है, तो ये बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, जो कि शायद एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक कॉमन मैन, लेमैन की थिंकिंग के हिसाब से सही भी है शायद। पर और इसी चीज़ को सुनते हुए, समझते हुए, जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने तो ये कह दिया कि ठीक है, अनुज जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, अनुज को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से, इससे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पे जाऊँ और आगे बढ़ें, अगर आप इस चीज़ को देखें, अगर ऐसे ही होने लगता तो फिर तो हर बंदा यही कहता है कि बैंक को थोड़ा पैसे-वैसे दे के ऑफिसर्स को कि सर 2 साल बाद आप केस फाइल कर दो, 2 साल बाद करना, क्योंकि 2 साल 3 साल जो भी है, ऑलरेडी बाढ़ में लिमिटेशन हो जाएगा तो बैंक तो रिकवर नहीं कर पाएगा। और बैंक के एनपीए कितने हैं ये आप खुद भी जानते हैं, है ना? आरबीआई ऊपर आप देख ही रहे थे कि किस तरीके से कर रहा था। तो लोअर कोर्ट्स ने कह दिया कि अनुज बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाढ़ में लिमिटेशन है, कोई पैसा अनुज को देने की ज़रूरत नहीं है।
तो कोटक महिंद्रा इसी को लेके अपील फाइल करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और कहते हैं कि भाई पैसे का हिसाब तो बनता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो पूरी बात दोबारा से सुनता है जो मैंने आपको बताई। और ये बात कही जाती है कि जहाँ से अनुज कुमार डेट को क्या, वो अनुज कुमार बेसिकली ये तो मान ही रहे हैं कि पैसा नहीं दिया उन्होंने, ऑब्वियसली वो तो है ही है, बट अनुज कुमार डेट ऑफ डिफॉल्ट मानते हैं 2008 जहाँ से उन्होंने पैसा देना बंद किया। जबकि बैंक कहता है कि हमारा जो अग्रीमेंट है, फिर से वही बात आ गई, जो हमारा अग्रीमेंट है वहाँ पे हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ डिफॉल्ट वो होगी जो बैंक तय करेगा। तो बैंक को लगा, और वैसे भी जो लोन का टेन्योर था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। तो बैंक का कहना था हमने आखिरी मोमेंट तक वेट किया, और जब 2012 के जो भी महीने थे उसमें भी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने डेफिनेटली केस फाइल किया। तो उसमें हमने क्या गलत किया भाई? अनुज के जो डेट कैलकुलेशन है वो वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं 2008 से, जहां से उन्होंने पैसा देना बंद किया। बट शायद वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, बट द राइट परस्पेक्टिव और द राइट इंटरप्रिटेशन इज कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, आपने अग्रीमेंट साइन किया है कि नहीं? जैसे आप देखिए, हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप क्लास, जो आपने जब क्लास देखनी स्टार्ट करी होंगी, परचेज करी होंगी, तो भरा होगा। वहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे कुछ वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, एक आध दो कहीं ना कहीं होते ही ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम क्लासेस पीछे से बैक एंड से ब्लॉक कर देते हैं और ये क्लासेस तुरंत ब्लॉक हो जाती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर स्टूडेंट पूछता है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ नॉट कि आपको कोई, क्योंकि आपने गलत कुछ किया नहीं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा हम लोग यहाँ पे करते हैं क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें, एक आध दो ज्यादा नहीं होते, एक आध दो, कभी कभी दो तीन, मैं तो ऐसे बोलूंगा दो एक साल में एक आध दो स्टूडेंट ऐसे फंसते हैं जो ऐसा कुछ करते हैं। तो फिर हमें उसके हिसाब से उन पर एक्शन लेना पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। अब उन्होंने, जैसे वो कहते हैं, मैं आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ कि नहीं सर सॉरी ये वो, तो भाई हम कहते हैं कि आपने ये फॉर्म साइन किया है, इसलिए आपको ये बता भी रहा हूँ, फॉर्म साइन किया है आपने, एंड आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो आपने पढ़ा ही है। तो आप जब वहाँ पे टिक करते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट, तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज थी कि अनुज कुमार ने अपना पर्सपेक्टिव तो देख लिया कहीं से सलाह लेके या कुछ भी, बट ये नहीं देखा कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है। जबकि अग्रीमेंट में लिखा था कि डेट ऑफ डिफॉल्ट वो होगी जो बैंक मानेगा, और बैंक ने कहा कि 2007 से 2012 5 साल की ईएमआई का हिसाब था, हमने 2012 डिफॉल्ट मानी है, तो उसमें क्या गलत किया हमने? और जिस दिन से हमने डिफॉल्ट माना है हम तो उसी दिन से केस फाइल कर रहे हैं, तो बाढ़ कहाँ से हुआ? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी बात सुनी और कहा कि बिल्कुल सही, अग्रीमेंट में तो सारी बात लिखी हुई है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने ये जजमेंट, या मैं ऐसा कहूंगा कि अग्रीमेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग एविडेंस वगैरह नहीं देखे। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करता है और यहाँ पे ये डिक्लेयर करता है कि कोटक महिंद्रा जो भी पैसा बनता है वो अनुज कुमार से रिकवर कर सकते हैं। अनुज कुमार इज लायबल टू पे द अमाउंट। वैसे भी ये होना ही था, मतलब इन एनी केस होना ही था, क्योंकि फिर ये प्रेसिडेंट बन जाता, लोग इसका भी एक बहाना ले लेते और वैसे ही पैसे नहीं देते थे, अभी फिर और नहीं देते। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ जाता हूँ जहाँ से मुझे बात आपको समझानी है। तो कहते हैं the trial court while dismissing the suit has not allured to any specific article of 1963. Recourse has been taken by the trial court to section 3 of 1963 where only which only empowers a court to dismiss a suit which is barred by limitation even if limitation is not set up as a defense. The section by itself could not have helped the trial court in coming to the conclusion as to what should be the period of limitation in a case such as this. Furthermore, the reference to Article 37 in the written statement is also of no relevance as the appellant did not sue either on the promissory note or on the bond. तो कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है विच इज लोअर कोर्ट है, उसने सही से एविडेंस नहीं देखी, उसने सेक्शन की इंटरप्रिटेशन नहीं देखी, एंड डेफिनेटली अग्रीमेंट जो मैं आपको बता ही रहा हूँ सही से नहीं पढ़ा, और बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन का एक पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हुए डिसीजन दे दिया, जो कि डेफिनेटली करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है इस केस को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए लोअर कोर्ट्स की जजमेंट को सेट असाइड किया जाता है और हाई कोर्ट जो है वो कोटक महिंद्रा की बात को एक्सेप्ट करता है। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। तो चलिए इसके साथ हमेशा की तरह मैं पार्ट खत्म करता हूँ, वापस आपसे मिलूंगा एक नए पार्ट के साथ, which will be the part number 18, and then we will try and discuss the other case laws in this subject. So thank you so much for watching MDCS Fast Track and Revision series with me, Shantanu Mandari, and take care of yourself, do whatever you want to for CS Executive, CS Professional, widest module coverage, all subjects available, guarantee of covering all amendment, including the Fast Track batch, Revision series, Shantanu and Tanya Mandari classes. Thank you so much.